तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट देखिए, आप लोगों का 12 अप्रैल का पेपर है और ये आप लोगों का मॉडल पेपर है। ठीक है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर इसी पैटर्न पे आप लोगों का आने वाला है। पेपर 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। आप लोगों के पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा पूरा के पूरा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में पूरा का पूरा मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हम लोग थोड़ा सा भी लेट नहीं करेंगे, तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला देखेंगे, पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न में यहाँ पे लिखा है कि सभी खंड कीजिए। जितने भी खंड है सभी खंड को करना है। देखिए लिखा है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा कि ताकि आपको दिखे अच्छे से। प्रश्न दिख रहा है ना आप लोगों को। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, पूरा अच्छे से समझाते हुए सॉल्व करूंगा मैं आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा सभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब यहाँ से हमको बोला 1 पॉइंट आपका सभाज्य संख्याओं का युग्म। देखिए सभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए, तुरंत आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए सभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो दो संख्या जो जो किसी से भी न कटे, सिर्फ उस एक से कटे। आप ऐसे कर सकते हैं, वो दो संख्या है जिनका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक हो, मतलब वो सिर्फ एक से कटे और किसी से नहीं कटना चाहिए। या तो आप ये कर सकते हैं कि कोई भी संख्या ए और बी है, ये सभाज्य युग्म तभी बनाएगा जब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है एक आ जाए। एचसीएफ एक आ जाए तभी वह सभाज्य संख्या युग्म कहलाएगा। या तो आप ये कह सकते हो कि वो संख्या सिर्फ एक से कटना चाहिए, अन्यथा किसी से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर इसकी बात करूं तो देखिए 7 और 35, तो देखिए यह 7 से कट जाएगा और 14 35, तो 7 दूनी के 14 और 7 5 35। तो यह अभाज्य संख्या युग्म तो बनाएगा नहीं, क्योंकि ये तो 7 से कट जा रहा है। कटना क्या चाहिए, सिर्फ एक से कटना चाहिए। देखिए यह 31 से कम, 31 और 31 ये आपका 93, ये भी आपका कट गया है, ये भी आपका सभाज्य संख्या युग्म नहीं होगा। ठीक है, इसकी बात करें तो देखिए ये भी आपका कट जाएगा, 2 से काट देंगे। देखिए 2 से कट जाएगा 16 12 में, 2 से कट जाएगा 2 3 6 2 1 2, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी सभाज्य संख्या युग्म नहीं। ये आपका बिल्कुल है, क्योंकि ये किसी से भी नहीं कटेगा, ये सिर्फ एक से ही कटेगा, अन्यथा देख सकते हैं आप। ठीक है, ये सिर्फ एक से ही कटने वाला है और किसी से नहीं कटेगा। तो यही सभाज्य संख्या युग्म बना दिया। कौन, 18 और कौन सा 25। ठीक है, और इसका एचसीएफ भी लेंगे तो एचसीएफ भी एक ही आने वाला है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको क्लियर हो गया ना ये पहला प्रश्न, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण दे रखा है कि 3x² - 4x = 0 के मूलों का, अब गुणनफल पूछा है कि मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ बात समझिए। द्विघात समीकरण दिया, द्विघात समीकरण का इक्वेशन होता है ax² और प्लस bx और प्लस c = 0। ये आपका द्विघात समीकरण का इक्वेशन है। जब भी द्विघात समीकरण आ जाते हैं, यहाँ पे दो चीज आता है, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। मान लेते हैं कि इसके 2 मूल हैं, कौन, अल्फा और बीटा, इसके 2 मूल हमने मान लिया। ठीक है, द्विघात समीकरण आपका ए है, ax² + bx + c = 0, और इसके मूल हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा, इसके 2 मूल हैं। तो दोनों मूलों का जो योगफल होगा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल की बात करूं, दोनों मूलों का गुणनफल तो होता है c/a होता है। क्या होता है, c/a। ठीक है, तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया हमको द्विघात समीकरण क्या, 3x² - के 4x = 0 दे रखा है। ठीक है, तो एक बात करें कि 3x² और माइनस के 4x और c का पोर्शन तो दिया नहीं, तो c को हम मान लेते हैं 0 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बन गया, अब हमको पूछा है क्या, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, और a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। a का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, यही तो है। तो 0 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दिया है कहीं, हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए ये आपका ग वाला प्रश्न। ग वाला प्रश्न क्या बोला है यहाँ पे कि समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं। देखिए समरूप त्रिभुजों का मतलब कि देखिए अगर एक छोटा सा त्रिभुज अगर मैं बना लेता हूँ और एक बड़ा सा त्रिभुज बना लेता हूँ, ये आपस में समरूप तभी होगा, 2 कंडीशन होगा। दोनों समरूप, 2 त्रिभुजों का समरूपता की 2 कंडीशन कि इसका संगत कोण बराबर हो जाए। पहला चीज कि संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर होना चाहिए, बराबर हो। संगत कोण बराबर मतलब कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, और यह वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर, और संगत जो भुजाएं हैं,
संगत भुजाएं समानुपाती में, समानुपाती मतलब कि आपका ये 1 है तो यह 2 है, तो ये भी आपका 1 होगा, ये भी आपका 2 होगा, ये भी आपका 1 होगा, ये भी 2, मतलब समानुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो 2 ही कंडीशन होता है। जैसा कि पहला क्या कंडीशन कि संगत कोण मतलब कि ए एंगल 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 मतलब तीनों कोण बराबर हो, और संगत भुजाएं यस 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 संगत भुजाएं समानुपाती हो, साइड 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 समानुपाती हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कह रहा है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तो होना ही चाहिए, संगत कोण भी बराबर, बिल्कुल उपयुक्त में से दोनों, तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि दोनों कंडीशन होता है ना, संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है और संगत कोण भी बराबर होता है, इसलिए जो तीसरा है राइट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो कॉस 60 अंश और कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यह क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सबसे पहले उतार लीजिए आप, कॉस 60 अंश कॉस 30 अंश माइनस के क्या दे रहा है भाई, साइन 60 अंश और साइन 30 अंश, बहुत ही ज़्यादा, ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अब कह रहा है कि कॉस 60 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। फिर कह रहा है कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है आपका, करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2 लिख देंगे, माइनस, अब देखिए साइन 60 अंश बोला, साइन 60 अंश का वैल्यू क्या होता है, करड़ी में 3/के क्या होता है 2, इंटू फिर साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, बस उसका वैल्यू याद होना चाहिए। करड़ी में 3 को गुणा 1 में करेंगे तो करड़ी में 3, और 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, फिर माइनस 3 को गुणा 1 में करेंगे तो करड़ी में 3 और 2 दूनी के 4, तो प्लस करड़ी में 3/4 माइनस करड़ी में 3/4 कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका 0, क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। देखिए दिया है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं, बस बिल्कुल आप लोगों को सिर्फ इसका वैल्यू बस मालूम होना चाहिए, वैल्यू आप इसका अगर मालूम है तो तुरंत आप इसको हल कर देंगे। ठीक है, और आंसर आपके हाथों में होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति, देखिए बोला है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, बहुलक भी होता है, माध्यिका भी होता है, ये मानक विचलन नहीं होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापी ये आपका मानक विचलन नहीं होता है, तो यही हो जाएगा। ठीक है राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है अगला प्रश्न यह है कि 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक बोला है, देखिए मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे आपको मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, इसका निर्देशांक आपके पास x1 और y1 है, और इसका निर्देशांक आपके पास x2 और क्या है y2 है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं मध्य बिंदु पे कोई बिंदु P है। ठीक है, मध्य बिंदु पे क्या है P है, और जिसका निर्देशांक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, x, y, यही क्या करना है हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज़ ज्ञात हमको करना है, वही तो बोला है कि 2 बिंदुओं के निर्देशांक, देखिए एक बिंदु भी 2 बिंदु दिया है, इन बिंदु के बने रेखाखंड के मध्य बिंदु को मान लेते हैं मध्य बिंदु P है, उसी का निर्देशांक पूछा है, तो निर्देशांक क्या होता है उस समय। ठीक है, तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने को होता है, अगर x निकालना होगा ये वाला x, तो होता है x1 + x2/2। ठीक है, और y निकालना होगा तो y के लिए होगा y1 + y2/2, यह फार्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हालांकि कि एक बिंदु का निर्देशांक दिया है -8, 0, और एक का दिया आपका 0, -8, इसको मान लेते हैं 0, -8 मान लेते हैं। तो अब मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा ना, तो मान लेते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर x निकालना होगा तो x बराबर क्या होगा, x1 + x2, तो x1 क्या हमारे पास -8 और प्लस x2 हमारे पास क्या है 0, अब बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह y निकालना होगा तो y1 हमारे पास क्या है 0, और प्लस y2 क्या हमारे पास -8 और बटे के क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -8 और +0, तो -8/2 हो जाएगा, कैंसिल, तो x बराबर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से करेंगे y बराबर क्या हो जाएगा 0 और प्लस गुणा माइनस होगा तो -8 बराबर 0, अरे 2, तो y बराबर 0 में से 8 जाएगा तो -8/2 कैंसिल होगा, y बराबर -2 चौको 8, तो x बराबर -4, y बराबर -4, तो -4, दिया है क्या वहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इधर है, इसका ऑप्शन में दिखाता हूँ, इसका ऑप्शन इधर है, तो -4 आया था ना, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, मतलब तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है,
तो देखिए अगला प्रश्न बोला यहाँ पे कि द्विघात समीकरण, अब दूसरा है, ये दूसरा प्रश्न पे आ गया। और दूसरा में कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, क्या बोला है कि सभी खंड करना है, सभी खंड करना है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण हमको दिया है, क्या दे रखा है लिख दूँ, 2x² माइनस के 4x और प्लस 3 बराबर 0 दे रखा है। द्विघात समीकरण इतना का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना। देखिए पहली बात तो विविधकर ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करने के बाद इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए विविधकर होता क्या है, तो विविधकर को डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर होता है विविधकर b² माइनस 4ac, यही आपका विविधकर होता है, ठीक है। तो चलिए द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण की इक्वेशन क्या होता है, ax² और प्लस bx और प्लस c बराबर क्या होता है 0, यही तो होता है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² से x² कैंसिल, a बराबर क्या हो जाएगा 2, x से x कैंसिल, b बराबर हो जाएगा माइनस के 4 और c बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब रख दीजिए यहाँ पे, विविधकर निकाल लेते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा b² हमारे पास क्या है -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए कितना आपका 2 और सी कितना आपका 3, तो डी बराबर क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और -4 में क्या 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -8 आ गया। तो देखिए डी बराबर क्या आ गया -8। तो यहाँ पे डी जो है, देखिए डी जो है अब क्या आने लगा, 0 से छोटा आने लगा, क्योंकि -8 0 से छोटा होता है। तो डी जब माइनस, देखिए डी जो होता है जब 0 से छोटा आने लगता है तो उसमें प्रकृति जो होती है उसमें होता है कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। लिखेंगे प्रकृति, यहाँ पे प्रकृति हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रकृति लिखने के बाद हेडिंग डाल लिखिएगा कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि भाई 0 से छोटा आ रहा है, तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये प्रश्न हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए ख वाला क्या है। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है त्रिकोणमिति से है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कह रहा है कि यदि हम आपको दिया है कि 15 cot a, यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो कह रहा है कि साइन a का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए और सेक a का वैल्यू पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबको मालूम है कि 15 cot a है, तो मैं इसके लिख सकता हूँ इस तरह, cot a बराबर क्या हो जाएगा 8, 15 गुणा में तो उधर जाएगा तो 15 भाग में हो जाएगा, ठीक है। और लाल बटा कक्का तो फार्मूला सबको मालूम है, यल ए एल और के ए, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का मतलब होता है कि ये आपका साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर एल बटा के, ठीक है, लंब बटा कड़। साइन के बाद आता है कॉस का नंबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए अपान के आधार बटे कड़। फिर साइन कॉस, कॉस के बाद आता है टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है यल अपान के ए होता है, लंब बटा आपका आधार होता है। इसी तरह जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, साइन का उल्टा क्या हो जाता है आपका कोसेक होता है, कोसेक का होता है क्या आपका कड़ ऊपर चला जाता है लंब नीचे आ जाता है। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ ऊपर चल जाता है आधार नीचे आ जाता है। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है ये आधार ऊपर चल जाता है लंब नीचे आ जाता है। तो यही पूरा का पूरा पोर्शन है, सबको मालूम है, ठीक है। आप साइड इसको हल करते हैं तो कॉट ए, तो कॉट सबको मालूम है कि कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे क्या होता है लंब। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है बराबर 8 बटे कितना दिया 15, मतलब आधार आपका कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो एक हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। और ए दिया है ना, तो ए को इसको मानेंगे, ए को सापेक्ष, क्योंकि ए के सापेक्ष वाले स्थान भुजा लंब होता है, लंब काम कर देगा, तो इसको ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने मान लिया सी, ठीक है। तो अब देखिए आधार दिया आपका 8, तो आधार आपका है तो आधार 8 हो गया, लंब दिया 15 तो हो जाएगा आपका 15 हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको सबसे पहले कड़ निकालना पड़ेगा, तो कड़ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो कड़ का स्क्वायर और लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो कड़ स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 का वर्ग क्या हो जाएगा 225 और 8 का क्या हो जाएगा 64, तो कड़ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8 289 हो जाएगा। तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा ये वर्ग तो उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा 289, तो कड़ बराबर क्या आ गया 17, क्योंकि 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, तो ये आ गया 17 आपका 17 आ गया। तो कुल सिंपल है, आपको साइन ए पूछा है ना वैल्यू साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कड़, साइन बराबर लंब बटा कड़, तो लंब क्या आपका 15 और कड़ आपका क्या है 17, तो 15 बटे 17 हो गया। सिंपल देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। इसके बाद क्या पूछा है सेक ए, तो सेक ए बराबर सेक ए कड़ बटा क्या होता है आधार, कड़ हमारे पास क्या है 17 आधार कितना 8, 17 बटा 8, ये हो गया राइट आंसर। बस यही तो काम करना था, कुछ सिंपल एकदम बिल्कुल सिंपल, आप लोग कुछ है ही नहीं भाई, आराम से इसको सॉल्व करके चले जाएंगे एग्जाम में और आएगा तो आराम से लगा लीजिएगा, कोई डाउट बिल्कुल भी आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए।
चलिए ये प्रश्न हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न हमने कर लिया। वाला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, अब देखिए दो समरूप त्रिभुज है ना, जिसका क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा दूसरे का दिया है 289 वर्ग सेंटीमीटर, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात पूछा है। संगत भुजाओं में अनुपात पूछा है। देखिए कह रहा है कि दो त्रिभुज है, मान लेता हूँ, देखिए एक त्रिभुज यह है, एक बड़ा सा त्रिभुज है मान लेता हूँ। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका 289 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमको संगत भुजाओं में अनुपात, तो देखिए संगत भुजा, एक ही फार्मूला चलता है, मैं बताऊंगा तुरंत क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। संगत भुजाओं में अनुपात पूछा है ना, तो देखिए जब दो समरूप त्रिभुज रहता है तो संगत भुजाओं में अनुपात जो होता है, तो संगत भुजाओं में अनुपात जो होता है ना, उसके क्षेत्रफल के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो दोनों के क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है भाई 121 और इसका क्षेत्रफल 289, ठीक है, इनके वर्ग, ठीक है। क्या कर रहा है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, ठीक है, इन दोनों भुजाओं, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, देखिए फार्मूला होता है दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा को मान लेता हूँ कि इसका A1 है और इसका A2 है, इन दोनों का वर्ग के बराबर इन दोनों का क्षेत्रफल होगा 121/289, ये होता है, ठीक है। क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे A1 है, तो A1 यहाँ पे क्या है A2, ये वर्ग है, उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में, ठीक है। ये भी आपका वर्ग है, उधर भेज दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा वर्गमूल में आ जाएगा, ठीक है। तो A1/A2 क्या हो जाएगा 121 का वर्गमूल 11 और 289 क्या होता है 17, मतलब भुजाओं का जो अनुपात आएगा A1 अनुपात A2 वो आ जाएगा 11 संबंध क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात ऐसे आ गया। तो आपको फार्मूला याद हो गया ना, मैं क्या बोला हूँ, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, बात खत्म, ठीक है। ये फार्मूला अगर मालूम है तो भाई सवाल को उड़ा ले जाएंगे आप, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको हो गया। इसके बाद देखिए यह है, यदि किसी बटन का माध्य 16 है, ठीक है, बहुलक कितना है 13 हो, तो बटन की माध्यिका ज्ञात करने को बोला है, ठीक है। देखिए क्या, देखिए तो फार्मूला होता है एक, देखिए फार्मूला होता है, फार्मूला अगर याद है तो तुरंत कर लेंगे। तो देखिए फार्मूला एक होता है बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर आपका फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। यह फार्मूला होता है, ये फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए आप लोगों को। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो देखिए बहुलक कितना हमको दिया है 13, तो बहुलक क्या 13 लिख देंगे बराबर 3 गुणे माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका तो हमको ज्ञात करना है, तो माध्यिका की जगह माध्यिका हमको तो ज्ञात करना पड़ेगा, फिर माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है 16 दिया है, ठीक है। तो हल होगा तो क्या हो जाएगा 13 बराबर 3 गुणे क्या हो जाएगा आपका माध्यिका और माइनस कितना हो जाएगा 16 दूनी के 32, तो 13 माइनस 32 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 32 बराबर इधर क्या बच जाएगा 3 गुणे क्या हो जाएगा इधर माध्यिका, 3 गुणे क्या हो जाएगा माध्यिका बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 और 3 1 4 45 गुणे क्या हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा में कट जाएगा कितना बराबर 45, तब 45 बराबर क्या आ जाएगा माध्यिका। तो हमसे माध्यिका ही तो बोला था, तो माध्यिका कितना आ गया 15 आ गया, बात खत्म। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगर ये फार्मूला मालूम है तो आराम से नंबर उठ जाएगा आप लोगों का, आराम से कर लेंगे। देखिए फार्मूला ही, मैथ में फार्मूला ही सब कुछ है। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन को किसी प्रकार से आप हल करके चले जाएंगे, ठीक है। फार्मूला नहीं याद हो तभी दिक्कत होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर, एक वाला प्रश्न क्लियर हो गया आप लोगों को। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें क्या डाउट वाली बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बताइए किसी को डाउट है, यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर हो गया ना, चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया तीसर का कि सभी खंड कीजिए, ठीक है। और ये प्रश्न 2-2 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला ही प्रश्न बोल रखा है आपको कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 जो है एक आपका अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 जो है क्या है अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सबसे पहले इसका विपरीत मान के हल करते हैं। अपरिमेय दिया तो इसको परिमेय मानेंगे, लिखेंगे कि माना करड़ी में 3, क्या लिखेंगे माना करड़ी में 3 एक क्या है परिमेय संख्या है। वो अपरिमेय बोला है ना तो आप परिमेय मानिएगा, ठीक है। तो माना करड़ी में 3 एक क्या है परिमेय संख्या है, इतना तो सब लोग मान लेंगे, ठीक है। तो आइए एक बात बताइए, जब इसको परिमेय आपने मान लिया तो आप लिख सकते हैं ना करड़ी में 3 बराबर A/B आराम से, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है जिसे P/Q में लिखते हैं, तो A/B लिख दूंगा मैं। जहाँ यहाँ पर लिखना पड़ेगा
कि जहाँ ए तथा बी क्या है, सभाज्य युग्म है, सभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों का एसएफ क्या होगा, एक होगा, सभाज्य संख्या है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। और बी जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यही तो परिमेय संख्या का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों संख्याओं को वर्ग करने पे, यहाँ पर लिख लीजिए, दोनों संख्याओं का वर्ग करने पे, दोनों संख्याओं को क्या करने पे, वर्ग करने पे, सिंपल वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो कड़ी में 3 हट जाएगा तो 3 बच जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ से बी स्क्वायर यहाँ पे ले चले जाइए तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, 3 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर, देखिए 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, लिखेंगे 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो ये बताइए कि जब ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो लिखेंगे इसलिए 3 जो है ए को भी विभाजित करेगा, मतलब इसका वर्ग हटा देंगे तभी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करता है, करेगा ऐसे लिख लीजिएगा, करेगा। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। ये तो पहला समीकरण यहाँ बन गया कि 3 जो है ए को विभाजित करेगा। किसी को डाउट है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए, हो गया यहाँ तक। देखिए सबसे पहले फिर करना क्या आपको, ए बराबर, देखिए 3 जब ए को विभाजित करता है तो ए बराबर 3m आपको संख्या मान लेना है। ठीक है, 3m, जहाँ m क्या एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ m चाहे के भी मान सकते हैं, जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक है, बस बहुत छोटा पॉइंट है, इसका पूर्णांक है। अब ए का वैल्यू देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका m का वैल्यू इसी समीकरण में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर ए स्क्वायर मतलब कि 3m का स्क्वायर, तो 3m का स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब काट दीजिए 3 से, 3 तो लिखे 9। ठीक है, ये तो आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बी की इधर भी दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम m स्क्वायर की बात करें तो m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, 3 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मालूम चला है कि अब 3 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करने लगा, तो लिखूंगा कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, बी स्क्वायर जो है ना वो 3 से क्या है, विभाजित है। जब बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित होगा, बी भी 3 से क्या है, विभाजित है। जब बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो बी भी 3 से विभाजित है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए यहाँ तक लिख देगा ना, देखिए सबसे शॉर्ट मेथड बताता हूँ, सबसे करना क्या है, यहाँ तक हो गया तो आपको निष्कर्ष क्या निकल रहा है। यहाँ पे देखिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए और इसको अलग के दूसरा मान लीजिए। तो देखिए ये 3 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है और यही 3 जो है बी को विभाजित कर रहा है, मतलब कड़ी में 3 जो है ए बाई बी के बराबर था, तो जो ए है तो ए को कड़ी ए जो है वो 3 से विभाजित हो जा रहा है, बी भी 3 से विभाजित हो जा रहा है। तो परिमेय संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या तभी होता है क्योंकि यह सभाज्य संख्या होता है। सभाज्य संख्या मतलब सिर्फ एक से विभाजित होना चाहिए, लेकिन ये तीनों से विभाजित हो रहा है, तो आता है आपका ये आपका परिमेय संख्या है नहीं, तो परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय हो गया, तब अपरिमेय होगा तभी आपका अपरिमेय संख्या हो गया। सिंपल, तो लिखेंगे यहाँ पे लास्ट लाइन बस आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे कि ए और बी, लिखेंगे ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, राइटिंग बैठा के लिख लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, 3 है, परंतु लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करता है, विरोध करता है। ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दिख रहा है ना, आप लोग लिख लीजिएगा सुन के कि अतिरिक्त ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ तो 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए ए बाई बी परिमेय संख्या नहीं है। जब ए बाई बी परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ए बाई बी करड़ी में 3 के बराबर था, तो इसलिए करड़ी में 3 भी परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो इसलिए करड़ी में 3 एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। देखिए सबसे सिंपल बताया हूँ, करड़ी में 3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा।
बस बात खत्म। तो ये बहुत मैं उल्टा सीधा लिख दिया, मतलब उल्टा सीधा मतलब राइटिंग बैठा के नहीं लिखा हूँ, आप लोग को लिख देना है, ठीक है, जिस प्रकार बताया हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा, कोई डाउट नहीं। तो इस प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर लिया, कोई डाउट आप लोगों को है बताइए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हम समझिए एकदम सिंपल है, एकदम आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके चले आएंगे। चलिए ये वाला प्रश्न हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2y बराबर 2 और 8x प्लस ए वाई प्लस बराबर 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये भी बराबर होता है c1/c2 के। यही होता है अपरिमित रूप से अनेक हल का, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, पहला ax प्लस 2y बराबर 2 और दूसरा दे रखा है 8x प्लस ay बराबर क्या दे रखा है भाई, 4 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले करेंगे क्या हम कि ax प्लस 2y प्लस 2 इधर आएगा तो -2 बराबर क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 8x प्लस ay प्लस 4 इधर आएगा तो -4 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से तुलना कर लेते हैं, तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। इससे तुलना करेंगे, दूसरा का समीकरण है तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, इससे तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x कैंसिल, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे a1 बराबर आ जाएगा a और b1 y से y कैंसिल, b1 बराबर क्या आ जाएगा 2 और c1 बराबर क्या आ जाएगा -2। इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा, तो a2 बराबर 8 और b2 y से y कैंसिल, b2 बराबर भी a और c2 बराबर क्या आ गया -4, ये -4 है, ठीक है। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हलों का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही a1/a2 बराबर नहीं, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर होता है c1/c2 के, ठीक है। तो a1 बराबर क्या हमारा a2 क्या हमारे पास 8 बराबर b1 क्या हमारे पास 2 और b2 हमारे पास क्या है बराबर c1 हमारे पास क्या है -2 और c2 क्या हमारे पास -4। तो मैं चाहूँगा तो इतना सही हल कर दूंगा, a में 1 गुणा होगा तो a स्क्वायर बराबर 8 दूनी के 16, जब a वर्ग उधर जाऊंगा तो वर्गमूल में हो जाएगा तो 16 वर्गमूल में आ जाएगा, a बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू पूछा था ना हमसे कि a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा -4, एक आ जाएगा a बराबर +4, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न, कोई डाउट? बिल्कुल आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ, यहाँ तक। अगले वीडियो में यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसी तरह पूरा सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मॉडल पेपर यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक नोट करके तैयार रखिए, और इसके बाद वाला प्रश्न अगली वीडियो में करा दूंगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसे लगे बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।